बाय विक्की में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबेल आधारित कहानियाँ पेश करते हैं। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीत की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। अध्याय 246 पसंदीदा अनुवादक विक्की का उपन्यास। एक जेड हाथ ने धीरे से रोहन सिंह को पकड़ लिया। नमन कुमार ने उससे कहा, मुझे करने दो। तुम हमेशा से मेरी रक्षा करते आए हो। मुझे भी अपने सामने खड़े होने का मौका दो। नमन कुमार की आंखों में नरमी देखकर रोहन सिंह अकड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। तुम इसके लिए बहुत दयालु हो। बस मुझे इसे संभालने दो। वह नमन कुमार का कैरेक्टर समझता था। वह इसके लिए बहुत नरम थी। ऐसा कुछ करना उसके लिए जरूर मुश्किल होगा। उसके लिए यह करना बेहतर होगा। अब तक वह दूसरों को मारने के बोझ के प्रति पहले से ही बेपरवाह हो चुका था। नहीं रोहन सिंह, स्काईवुड पैलेस में मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस वादे के कारण मैंने अपनी पूरी ताकत से खेती की। मुझे पता है कि साधना एक ऐसा रास्ता है जहां पीछे हटना नहीं है, और मुझे पता है कि इस रास्ते पर आने के लिए आपकी अपनी मुश्किलें रही होंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे अपने साथ रहने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। भले ही आपको नरक में जाना पड़े, मैं हमेशा आपके पीछे आऊंगा। क्योंकि यह पीछे हटने का रास्ता नहीं है, इसलिए आखिर में मेरे हाथ खून से रंगे होंगे। और अगर मुझे अपने हाथ खून से भीगने पड़े और एक बेरहम डेमन क्वीन बनना पड़े, तो भी मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनन्या यादव के अलावा बाकी सब हैरान रह गए। ब्लडनेट सेक्ट के बुजुर्गों को बांधने वाले लकड़ी के खूंटे जिंदा हो गए। उनके सिर से एक नुकीला सिरा निकला जो ब्लडनेट सेक्ट के बुजुर्गों की ओर चुभ रहा था। हालांकि ये खूंटे सिर्फ लकड़ी के बने थे, लेकिन उन पर रून्स लगे हुए थे। उनकी तेजी की वजह से उन बोन फोर्जिंग एल्डर्स को बर्फीली ठंड महसूस हुई। मार डालो, नमन कुमार हल्के से चिल्लाई। अचानक उसने अपना हाथ भींच लिया। 3 नुकीले कांटे बिजली की तरह 3 ब्लडनेट सेक्ट एल्डर्स के माथे में चुभ गए, जिससे वे तुरंत मर गए। सबके दिल कांप गए। 3 बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स ऐसे ही मर गए थे। नमन कुमार का चेहरा पीला पड़ गया था और रोहन सिंह ने जल्दी से उसे सहारा देते हुए अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया। वह बहुत भावुक था, साथ ही शर्मिंदा भी। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी जब उसने कहा, तुम खुद पर इतना जोर क्यों डाल रही हो? अगर रोहन सिंह का अंदाजा सही था, तो यह नमन कुमार का पहली बार किसी को मारना था। एक साथ 3 लोगों को मारना, और वो भी सभी बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स, उसके लिए पक्का बहुत बड़ा असर था। अगर तुम मेरे लिए अपने हाथ खून से रंगने को तैयार हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए वही कर सकता हूँ। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन नमन कुमार की आवाज में अभी भी पक्का इरादा था। उसने रोहन सिंह के चेहरे को सहलाया। नमन कुमार के चेहरे पर वह पक्का इरादा देखकर रोहन सिंह बहुत खुश हुए। किसी का प्यार पाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अरे बस बहुत हो गया। खुद को ठीक करो और जो करना है उस पर वापस लग जाओ। अगर तुम प्यार दिखाना चाहते हो तो लड़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पास काफी समय होगा। अनन्या यादव मुस्कुराईं। नमन कुमार का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह अभी भी रोहन सिंह से अलग नहीं हो पा रही थी और उसका हाथ पकड़े रही। आओ पिताजी से मिलें। रोहन सिंह ने नमन कुमार को लॉन्ग तियांशियाओं के पास खींच लिया। आओ, लिटिल स्नो भी उनके पास दौड़ी। ओह लिटिल स्नो अब कितना बड़ा हो गया है। अब जाकर नमन कुमार को एहसास हुआ कि लिटिल स्नो पहले से भी ज्यादा कमाल का हो गया है,
और उसने अपनी बाहें उसके सिर के चारों ओर लपेट दीं और उसके सिर पर किस किया। लौंग तियांशियाओं के पास पहुंचकर नमन कुमार थोड़ा लाल हो गए और शर्माते हुए कहा, याओएर अंकल को नमस्ते करते हैं क्या अंकल? यह अजीब लग रहा है। आपको उन्हें डैड कहना चाहिए ताकि बाद में आपको इसे बदलना न पड़े, रोहन सिंह ने शरारत से हंसते हुए कहा। नमन कुमार तुरंत सेब की तरह लाल हो गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी खुश थीं। उनके होंठ कुछ बार लड़खड़ाए और आखिरकार वह किसी तरह चिल्ला पाईं। पापा। लौंग तियांशियाओ खिलखिलाकर हंसा, अच्छा अच्छा अच्छा। पिताजी तुम सबको बड़ा होते देखकर बहुत खुश हैं। आओ थोड़ी पीते हैं। रोहन सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पिताजी मैं इस बार ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी मेरे कई भाई मेरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक युद्ध के मैदान में रहने के कारण लौंग तियांशियाओं स्वाभाविक रूप से रोहन सिंह का मतलब समझ गया। उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसने कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारी जीत के बाद तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद करती है। लौंग तियांशियाओ जानता था कि रोहन सिंह और नमन कुमार के पास भी अपनी बात कहने के लिए कुछ शब्द हैं। वह अपनी सेना को वापस शहर में ले आया। इस समय तक ज्यादातर लोग पहले ही निकल चुके थे और उनके भी वापस जाने का समय आ गया था। लौंग तियानक्सियाओं के जाने के बाद रोहन सिंह ने आह भरते हुए नमन कुमार से पूछा, क्या तुम मेरे साथ युद्ध के मैदान में चलना चाहते हो? नमन कुमार थोड़ा मुस्कुराए। अभी के लिए मैं नहीं कर सकता। मैं दुश्मन के पसंदीदा के आने तक इंतजार करना चाहता हूं, तभी मैं लड़ाई में हिस्सा ले सकता हूं। फेवर्ड क्या होते हैं? रोहन सिंह ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मेरे गुरु ने कहा कि फेवर्ड्स को स्वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। जीनियस लोग आगे बढ़ने के लिए किस्मत में होते हैं। फेवर्ड्स हैं। मैंने सुना है कि वे सभी बेमिसाल एक्सपर्ट होते हैं। आखिरी बात कहने के बाद नमन कुमार का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। रोहन सिंह हैरान और खुश दोनों थे। उन्होंने नमन कुमार का हाथ पकड़ते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि आप भी फेवर्ड हैं? नमन कुमार ने शर्माते हुए सिर हिलाया, जिससे रोहन सिंह बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले लगाया और घुमाने लगा। हाँ हाँ याओएर, तुम बहुत अद्भुत हो। नमन कुमार ने रोहन सिंह की गर्दन पकड़ ली। उसका माथा उसके माथे से सटा हुआ था। यह देखकर कि वह कितना उत्साहित था, वह हंस पड़ी। मुझे लगा था कि यह खबर सुनकर आप निराश होंगे। मैं निराश क्यों होऊंगा? रोहन सिंह का ध्यान भटक गया। नमन कुमार ने पूछा, क्या यह नहीं कहा जाता कि ताकतवर पुरुष नहीं चाहते कि उनकी महिलाएं उनसे ज्यादा ताकतवर हों? खैर, टेक्निकली तुम अभी भी मेरी औरत नहीं बनी हो। क्यों न हम इसे ठीक कर लें और तुम्हें अपनी औरत बना लें, और फिर हमें पता चल जाएगा कि मुझे यह पसंद आएगा या नहीं। रोहन सिंह शरारत से हंसा। नमन कुमार के सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक लाली आ गई और उसने आकर्षक रूप से रोहन सिंह को देखा। जब तक तुम चाहो याओएर, जब भी तुम्हारी हो जाएगी। रोहन सिंह का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सच में गलत अंदाजा लगा लिया था। उसे तन्वी शर्मा के साथ मजाक करने की बहुत आदत हो गई थी। नमन कुमार तन्वी शर्मा जैसा नहीं था। उसके मजाक को तन्वी ने सच में सीरियसली ले लिया था। रोहन सिंह ने जल्दी से कहा, हम अभी जल्दी नहीं कर सकते। कल्टीवेटर होने के नाते हम जियांटियन दायरे में पहुंचने से पहले ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे लिए जियांटियन पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हे, तो तुम्हें सच में पता था? याओएर तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। नमन कुमार के चेहरे पर एक प्यारा सा भाव आ गया। याओएर, तुम भ्रष्ट हो गए हो। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। पक्का अनन्या यादव ने तुम्हें यह सिखाया है।
रोहन सिंह को यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि यह पक्का अनन्या यादव ही थी। हे सिस्टर हुआ ने कहा कि औरतें ज्यादा नरम नहीं हो सकती, नहीं तो उनके मर्द उन्हें बुली करेंगे और नजरअंदाज करेंगे। हालांकि मुझे बुली किए जाने का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम एक दिन मुझे छोड़ दोगी। इसलिए मुझे सिस्टर हुआ की बात माननी होगी और कुछ चीजें सीखनी होंगी। नमन कुमार थोड़ा परेशान था। रोहन सिंह डर गया। वह उस औरत से क्या सीख रही है? बेहतर होगा कि वह मेरे खिलाफ कोई चाल न सीखे। उसने जल्दी से कहा, याओएर, उसकी बकवास मत सुनो। मुझे तुम सबसे ज्यादा तब पसंद आती हो जब तुम नरम और कोमल होती हो। सच में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बदलूंगा। सच में? सिस्टर हुआ ने कहा कि औरतें खाने की डिश की तरह होती हैं, और एक बार जब कोई आदमी भरपेट खा लेता है तो वह उसके स्वाद से ऊब जाता है। इसलिए हमें अपने आदमियों को बनाए रखने के लिए खुद को कुछ बार बदलना पड़ता है, नमन कुमार ने घबराते हुए कहा। रोहन सिंह के चेहरे से पसीना टपकने लगा था। जैसा कि उसने सोचा था, वह बहन हुआ सच में एक बूढ़ी औरत थी। नमन कुमार के लिए उसके पास ज्यादा देर तक रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। उन्होंने सीधे बात बदल दी। याओएर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फेवरेट होने का क्या मतलब है? नमन कुमार ने बताया। मास्टर ने कहा कि फेवर्ड लोग कर्मों की किस्मत के साथ पैदा होते हैं और उन्हें कर्मों की किस्मत का थोड़ा सा आशीर्वाद भी मिलता है। वे इतने ताकतवर होते हैं कि एक ही दायरे में उनका कोई मुकाबला नहीं होता। उसकी बात सुनकर रोहन सिंह को तुरंत एक धनुषधारी आदमी का ख्याल आया। वह मोनियान जिसने एक ही तीर से सैकड़ों भ्रष्ट एलो को मार डाला था, वह भी तथाकथित फेवर्ड ही होगा। याओएर, इसका असल में क्या मतलब है? एक ही दायरे में बेजोड़ रोहन सिंह ने पूछा। एक ही दायरे का मतलब है एक ही बड़े दायरे में रहने वाला कोई भी व्यक्ति। दूसरे शब्दों में, भले ही मैं अभी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआती दायरे में हूँ, एक फेवर्ड के तौर पर टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे बराबर का कोई नहीं है। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। नमन कुमार ने कुछ शर्माते हुए कहा। ऐसे शब्द सच में घमंड वाले थे, लेकिन वे उसके शब्द नहीं थे, बल्कि उसके मास्टर के थे। रोहन सिंह सच में हैरान रह गए। जब तक कोई फेवर्ड शुरुआती स्टेज में पहुंच गया था, तो क्या वे उस दायरे में बेजोड़ होंगे? यह बहुत डरावना था। लेकिन फिर उन 3 ब्लडनेट सेक्ट एल्डर्स के बारे में सोचते हुए वे उसे स्प्लिट द हेवंस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने वाले थे, लेकिन नमन कुमार ने एक ही मूव से उन्हें पूरी तरह से काबू में कर लिया था। उनके बीच पक्का फर्क था। तो याओएर, तुम्हारी स्पिरिट रूट किस ग्रेड की है? रोहन सिंह ने अचानक पूछा। नमन कुमार ने बताया, फेवर्ड की स्पिरिट रूट्स को ग्रेड में नहीं बांटा गया है। उन्हें वेरिएंट स्पिरिट रूट्स के तौर पर गिना जा सकता है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डार्क गोल्ड ग्रेड के अलावा एक वेरिएंट स्पिरिट रूट भी था। ऐसे स्पिरिट रूट्स वाले लोगों को एक खास तरह की एनर्जी पर जन्मजात कंट्रोल मिला होता है। नमन कुमार का गिफ्ट उनकी वुड एनर्जी थी, लेकिन वह आम लकड़ी की खेती करने वालों से बिल्कुल अलग थी। उसकी लकड़ी की एनर्जी पहले ही 5 तत्वों के वर्गीकरण और आपसी दबाव से आगे निकल चुकी थी। उसे आग से अपनी लकड़ी जलने का कोई डर नहीं था। असल में उसकी लकड़ी आसानी से आग को दबा देती थी। वेरिएंट स्पिरिट रूट्स की यह सबसे डरावनी बात थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि नमन कुमार ने जो लकड़ी बनाई थी वह स्टील से भी ज्यादा सख्त थी। बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाए।
लेकिन सच तो यह है कि उन एल्डर्स को असली बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट नहीं माना जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें सिर्फ एक खाली दुनिया का मालिक माना जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद वे शायद मठ के किसी भी ऐसे व्यक्ति को दबा सकते थे जो टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक से नीचे था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि फेवर्ड को उसी दायरे में बेजोड़ कहा जाता था। और अब उसे एहसास हुआ कि मोनियान के हमले जो उसने देखे थे वे असल में बस शुरुआत थे। रोहन सिंह, मैं चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी यावर रहूंगी। नमन कुमार ने धीरे से खुद को रोहन सिंह की बाहों में समेट लिया। उसका सिर उसकी छाती से रगड़ रहा था। रोहन सिंह ने नमन कुमार के लंबे बालों को प्यार से सहलाते हुए हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी ताकत मेरे कॉन्फिडेंस को झटका देगी? हे, बिल्कुल नहीं। मैं और भी मजबूत बनूंगा ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बड़बड़ा रहा था। मुझे पक्का और मजबूत होने की जरूरत है। मुझे उस एलियोट स्टार को जल्द से जल्द कम करना होगा, नहीं तो मैं सच में सबसे आगे निकल जाऊंगा। एक बार जब वह लड़ाई के मैदान में वापस आएगा तो उसे जरूर और लोगों के सिर काटने होंगे और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं तो उसे भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए सच में नमन कुमार पर निर्भर रहना होगा। कुछ और मिनट बात करने के बाद उसे पता चल गया कि उसे अपने स्टेशन पर लौटना है। वह सबके लिए परेशान हो रहा था। जहां तक नमन कुमार की बात है, उसे अभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना था। नमन कुमार के अचानक आने से उसे एक अच्छा सरप्राइज मिला, लेकिन इससे उसे कुछ जल्दी महसूस भी हुई। ताकत की उसकी चाहत और भी बढ़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि नमन कुमार ने कहा था कि वह तभी लड़ने जाएंगी जब करप्ट पाथ के फेवर्ड भी सामने आएंगे। दूसरे शब्दों में करप्ट पाथ के भी फेवर्ड थे और यह बहुत मुमकिन था कि उनके पास एक से ज्यादा हों। लेकिन इससे रोहन सिंह को थोड़ी जिज्ञासा हुई। मोनियान को वार्म अप बैटल में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों दी गई, लेकिन नमन कुमार को नहीं? क्या वे एक जैसे नहीं थे? रोहन सिंह दौड़कर अपने स्टेशन पर वापस गया। उसने देखा कि तन्वी शर्मा और वे लोग अभी भी अपनी डिफेंसिव पोजीशन में थे और सब कुछ अभी भी बहुत ठीक ठाक था। शायद उन्होंने अभी तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी। अचानक बहुत सारे भ्रष्ट शिष्यों ने हमला कर दिया। मठ के शिष्यों को देखकर वे दहाड़ने लगे और हमला कर दिया। रोहन सिंह दौड़ कर आने ही वाला था कि वह रुक गया। इसके बजाय उसने देखने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। वह जानना चाहता था कि इस हालात में सब कैसे लड़ेंगे। अध्याय 247 डर का सामना करना। अनुवादक विक्की का उपन्यास। इतनी बड़ी संख्या में करप्ट चेले सामने आए थे कि तन्वी शर्मा घबरा गईं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसे दबा दिया। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तन्वी शर्मा अपनी सेना के सामने खड़ी थी। सबने अपने हथियार निकाल लिए और उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। रोहन सिंह ने दूर से देखते हुए सिर हिलाया। जब दो सेनाएं आमने सामने हों तो पहल करना बेहतर होता है। यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिक नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक थी। जो लोग पहले पहल करेंगे उन सभी में मानसिक श्रेष्ठता होगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। अगर रोहन सिंह वहां होता तो जैसे ही वे दौड़कर आते वह भी हमला कर देता। वह तुरंत अपना रौब जमा लेता, दूसरों को उस तरह दबाने नहीं देता। इस तरह की लड़ाई रोहन सिंह के स्वभाव की वजह से थी। उसके अंदर का घमंड उसे किसी के सामने सिर झुकाने नहीं देता था। लेकिन रोहन सिंह ने अभी तक कुछ नहीं किया। वह बस देखता रहा। 150 से ज्यादा भ्रष्ट चेले आगे आ गए थे।
लेकिन रोहन सिंह बता सकता था कि वे सब दूसरे दर्जे के थे। हालांकि वे खतरनाक थे, लेकिन जब असली लड़ाई की काबिलियत की बात आती थी तो वे मठ के शिष्यों के सामने टिक नहीं पाते थे। तो हालांकि दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन जब तक मठ के शिष्य अपने डर को दबा सकते थे, ये भ्रष्ट शिष्य निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेन बात यह थी कि रोहन सिंह उनके बीच मौजूद नहीं थे, और इसलिए यह उनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि उन्हें गुस्सा दिलाने का यह सबसे अच्छा तरीका भी था। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह हमेशा अपने आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता था, और इसलिए इंसान को अपनी जान के लिए खुद लड़ना पड़ता था। मारना। भ्रष्ट चेलों में सबसे आगे एक लंबा आदमी था जो बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने अपना खून के रंग का चाकू तन्वी शर्मा पर फेंक दिया। इस बंदे को मुझे दे दो। गुयांग दौड़कर तन्वी शर्मा के पास गया। जब उसने उस बंदे पर मुक्का मारा तो उसके पूरे शरीर पर रौनक दौड़ गई। गुयांग का शरीर बहुत ताकतवर था। उसके रून्स उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसकी मुट्ठी स्टील की तरह थी, जो बेरहमी से उस आदमी के चाकू पर वार कर रही थी। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली था, जो क्रूर शक्ति में माहिर था। उसने गुयांग के खिलाफ जमकर लड़ाई शुरू कर दी। तब तक बाकी भ्रष्ट शिष्य भी दौड़कर आ चुके थे। वे सब अपने हथियार लेकर उन पर टूट पड़े। पता नहीं क्यों, जब ये दुश्मन इतने करीब आए तो तन्वी शर्मा शांत हो गईं। शायद उनके लिए, जब उनकी घबराहट अपने पीक पर पहुंची तो इससे वह पूरी तरह शांत हो गईं। उसकी स्पिरिचुअल ताकत ने उसके दुश्मनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि असल में उनके पास उनसे 3 ज्यादा कोर डिसाइपल थे। तन्वी शर्मा चिल्लाईं, अपनी अपनी टीम बना लो, एक साथ डिफेंड और अटैक करो। यह बात रोहन सिंह ने उन्हें पहले भी सिखाई थी। जब दोनों तरफ की ताकतें बहुत मिलती जुलती हों, तो बेहतर होगा कि ऐसे स्क्वाड बनाए जाएं जिनमें ताकतवर और कमजोर दोनों तरह के सदस्य हों। कुछ अटैक करने के इंचार्ज होंगे और कुछ डिफेंड करने के इंचार्ज। इससे उनकी मिलकर लड़ने की काबिलियत बढ़ेगी। चिल्लाते हुए भी वह आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक विंड ब्लेड थी जिससे वह एक करप्ट कोर चेले पर वार कर रही थी। बूम! इस बार तन्वी शर्मा को कोई शक नहीं था। उसके मन में बस अपने विरोधियों को मारना था, और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस भ्रष्ट कोर शिष्य के हाथ में जो कृपाण थी, वह तन्वी शर्मा की हवा के झोंके से सीधे टूट गई और वह उड़ गया। तेज हवा कांटा। तन्वी शर्मा ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसका बायां हाथ बाहर निकला और उसकी हवा की एनर्जी से बना एक तीर सीधे उसके दिल में जा लगा। उसकी रूनिक ताकत वाला वह हवा का तीर आम स्टील से भी ज्यादा सख्त था। उसके दुश्मन को बचाव का कोई मौका नहीं मिला और वह तुरंत मर गया। रोहन सिंह ने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी, एक व्यक्ति की क्षमता असीमित होती है। तन्वी शर्मा को आखिरकार काफी प्रेशर महसूस हो गया था। वह जानती थी कि उसे जल्द से जल्द करप्ट कोर चेलों को मारना होगा, नहीं तो उसके पीछे की सेना को पक्का बहुत नुकसान होगा। और इसलिए जिस तरह से उसने अभी लड़ाई की थी, वह असल में बस अपने मन से था। वह अपने दिमाग में कुछ नहीं सोच रही थी। वह यह नहीं सोच रही थी कि क्या मूव करना है या किस तरह का अटैक सीक्वेंस इस्तेमाल करना है। उसने बस यही सोचा था कि उसे एक ही वार में मार देना है। एक ही हमले में एक भ्रष्ट कोर शिष्य को मारने के बाद वह भी खुद पर हैरान थी। हालांकि उसके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत दूसरे कोर शिष्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तन्वी शर्मा की ताकत से भ्रष्ट चेले डर गए।
उनके 3 खास चेले तुरंत उसके पास दौड़े। तन्वी शर्मा चिल्लाई और उसके माथे पर उसके पूर्वजों का निशान आ गया। उसके हाथों में एक बड़ी हवा की तलवार गरजी और उसने उन तीनों पर हमला कर दिया। बूम! पहली ही बार में उसकी हवा की धार से वे तीनों उड़ गए। भयानक झटकों ने उनके आसपास के 1 दर्जन बदकिस्मत लोगों को मार डाला। विंडरोल विनाशकारी बादल। तन्वी शर्मा के शरीर के चारों ओर हजारों हवा के ब्लेड दिखाई दिए। वे तेजी से घूम रहे थे, उसके हाथों की हरकतों के साथ। वे हजारों हवा के ब्लेड बादल की तरह दिखाई दिए जब वे उन भ्रष्ट चेलों की तरफ बढ़े। उनमें से हर एक हवा के ब्लेड उसकी हवा की एनर्जी से बने थे और उसकी रूनिक एनर्जी से और भी मजबूत हुए थे। उन आम भ्रष्ट शिष्यों में उनका सामना करने की कोई काबिलियत नहीं थी और वे सभी टुकड़ों में काट दिए गए। हवा में खून फैल गया। भीड़ में एक बहुत बड़ी खाली जगह दिखाई दी। उसके हमले से न सिर्फ 3 मुख्य शिष्य मारे गए थे, बल्कि कम से कम 300 दूसरे आम भ्रष्ट शिष्य भी मारे गए थे। आखिरकार उसने कुछ बेरहम हमले करना शुरू कर दिया है। रोहन सिंह भी कुछ बोल नहीं पाया। तन्वी शर्मा ने सच में अपनी ताकत छिपा रखी थी, लेकिन इतना जोरदार हमला करने के बाद उसका चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ गया था। वह भयानक हमला बहुत थका देने वाला था। मार डालो, इन सभी भ्रष्ट पथ के मूर्खों को मार डालो। तन्वी शर्मा के हमले से मठ के लोगों का हौसला तुरंत बढ़ गया। वे दहाड़ते हुए भ्रष्ट शिष्यों पर हमला करने लगे। तन्वी शर्मा की ताकत से भ्रष्ट चेले बहुत डर गए थे, लेकिन एक ही हमले में इतने सारे लोगों के मारे जाने के बावजूद उनमें से कोई भी डर के मारे पीछे नहीं हटा। उल्टा, इससे उनकी हड्डियों में बेरहमी पैदा हो गई। करप्ट कोर चेलों ने देखा कि तन्वी शर्मा का चेहरा अब कितना पीला पड़ गया था। वे सब देख सकते थे कि उस हमले के बाद उसका ऑरा तेजी से कम हो गया था और वे दौड़कर उसके पास गए। भ्रष्ट रास्ते के कमीनों, मुझे, तुम्हारे डैडी को तुम्हें संभालने दो। सिद्धार्थ राव और उन सबने उन्हें गालियां दी और उन खास चेलों की तरफ दौड़ पड़े। गुस्से में वे बेमतलब की गालियां देने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि वे खुद को ही गालियां दे रहे हैं। तन्वी शर्मा ने तुरंत 4 मुख्य शिष्यों को मार डाला, जिससे तुरंत ही खेल का मैदान बराबर हो गया और मठ की तरफ तराजू झुक गया। तन्वी शर्मा ने दांत पीसते हुए 2 करप्ट कोर डिसाइपल पर हमला कर दिया। हालांकि उसका ऑरा बहुत कमजोर था और इस समय उसके लिए किसी दूसरे कोर डिसाइपल एक्सपर्ट को मारना मुमकिन नहीं था, फिर भी उसके लिए 2 लोगों को रोकना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह मठ के 2 मुख्य शिष्य करप्ट पाथ के आम शिष्यों पर हमला करने के लिए आजाद हो जाएंगे, जिससे नुकसान कम होगा। मुख्य शिष्यों से लड़े और आम शिष्यों से लड़े। पूरा युद्ध का मैदान कृपाण और तलवार की रोशनी से भर गया। हर जगह खून उड़ रहा था। हालांकि मठ को अब बहुत बड़ा फायदा हो गया था, लेकिन इन खूंखार भ्रष्ट शिष्यों का सामना करने पर खतरा हमेशा बना रहता था। बहुत से लोग घायल हो रहे थे। हीलिंग हॉल के शिष्यों को तुरंत बुलाया गया। शुरुआत में यह अभी भी बहुत अफरातफरी वाला था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मठ ने एक लय पकड़नी शुरू कर दी और पागलपन की हद तक पलटवार किया। भ्रष्ट शिष्यों की तुलना में, जो बिखरी हुई रेत की तरह थे और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, मठ के शिष्य यूनिट के तौर पर लड़ रहे थे। जैसे जैसे वे लड़े, वे सहयोग करने में ज्यादा माहिर होते गए और अपने साथी शिष्यों के लड़ने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने लगे। जहां तक उनकी तरफ के 2 एक्स्ट्रा कोर चेलों की बात है, वे ज्यादा से ज्यादा करप्ट चेलों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उनके पीछे के चेले टिक नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चोटों और मौतों को रोकने के लिए उन्होंने पागलपन भरे हमले करने शुरू कर दिए। अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द गिराने के लिए वे खुद को भी चोट पहुंचाने को तैयार थे।
इन्हें को पता ही नहीं चला कि जब वे पागलों की तरह लड़ रहे थे तो उनके माथे पर एक हल्की रोशनी दिखने लगी। रोशनी तेज होने लगी, उनका ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन जब वे अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। आम चेलों की लड़ाई मेन चेलों की लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक थी। वहां बहुत ज्यादा लोग थे और हर तरफ तलवारें उड़ रही थीं। वे किसी भी पल अपनी जान गंवा सकते थे। लेकिन इस समय वे असल में अपना डर भूल चुके थे। वे बस यही सोच रहे थे कि अपने साथियों की पीठ कैसे बचाएं। मौत में भी वे किसी दुश्मन को नहीं जाने देंगे। हेवन अर्थ फैक्शन के एक चेले ने अपनी कृपाण से एक भ्रष्ट चेले को मार डाला। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भ्रष्ट चेला इतना खतरनाक होगा। मरते समय उस भ्रष्ट चेले ने अपनी कृपाण को कसकर पकड़ रखा था। एक और भ्रष्ट चेला आया, उसकी कृपाण सीधे उसकी छाती पर लगी। उसके लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक बेमनसी चमक आ गई। अगर वह मर गया तो उसके भाइयों की पीठ कौन बचाएगा? वह बस इस तलवार के अपने शरीर में घुसने का इंतजार कर सकता था। एक बार जब यह उसके शरीर में घुस जाएगी तो वह उस भ्रष्ट शिष्य को कसकर पकड़ लेगा। अगर उसे अपने दांतों का इस्तेमाल भी करना पड़े तो वह उसे दांतों से काटकर मार डालेगा। वह दुष्ट चेहरा अचानक हवा में उड़ गया। वह शिष्य चौंक गया। खून के पीछे उसने एक व्यक्ति को उसे अंगूठा दिखाते हुए देखा। लंबा रोहन सिंह चुपके से उस अफरातफरी वाली लड़ाई में घुस गया था। लेकिन उसने हमला नहीं किया, बल्कि लड़ाई के मैदान पर नजर रखी। जब कोई मरने वाला होता तभी वह चुपके से दखल देता था। यह उसका 7वीं बार था। उस शिष्य को चुप रहने का इशारा करते हुए उसने अचानक 2 और भ्रष्ट शिष्यों को मार डाला और भीड़ में गायब हो गया। रोहन सिंह यह बात सामने नहीं लाना चाहते थे कि वह वहां मौजूद थे। वह चाहते थे कि सब पर दबाव बढ़े, जिससे वे अपनी असली ताकत और हिम्मत दिखा सकें। यह उनके लिए एक परीक्षा थी। एक बार जब वे पास हो जाते तो उन्हें मौत के सामने भी कोई डर नहीं लगता। उन्हें साधना का सही मतलब मिल जाता। सिर्फ इसी तरह वे सच्चे एक्सपर्ट बन सकते थे। उन खास शिष्यों को देखकर जो अभी भी जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने अपने पूर्वजों के निशान जगा लिए हैं, रोहन सिंह मुस्कुराए। आज जो लोग अपने पूर्वजों के निशानों को जगा पाए वे सब सबकी रक्षा के बारे में सोच रहे थे। ऐसे लोग सच्चे जोशीले इंसान थे। रोहन सिंह चुपके से सबकी रक्षा करता था। जैसे ही किसी को जान का खतरा दिखता वह जाकर अपनी कृपाण निकाल लेता। जैसे जैसे समय बीतता गया ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलता गया कि रोहन सिंह उनके बीच है, जिससे उनका हौसला बढ़ता गया। भ्रष्ट शिष्यों की संख्या कम होती जा रही थी, जबकि जुआंटियन मठ के शिष्य और भी ज्यादा रौबदार होते जा रहे थे। भ्रष्ट शिष्य कितने भी खूंखार क्यों न हो, वे डरने लगे थे। इस समय तक उनमें से सिर्फ 400 ही जिंदा बचे थे। इसके अलावा मुख्य शिष्य हारने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि पहले कौन था, लेकिन वे भ्रष्ट शिष्य उल्टे पांव भागने लगे। हा 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 हा, जब तुम सब आ ही गए हो तो तुम्हें ऐसे ही जाते हुए शर्म नहीं आ रही? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। तुम जा सकते हो, बस अपना सिर पीछे छोड़ दो। रोहन सिंह की हंसी हर तरफ गूंज उठी। तन्वी शर्मा और बाकी सब उसकी आवाज सुनकर खुश हो गए। बवंडर स्लैश अध्याय 248 बेजोड़ रणनीति। बवंडर स्लैश रोहन सिंह हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा और करप्ट चेलों की लाइन के बीच आ गया। एक बड़ी कृपाण की तस्वीर तेजी से घूमी और अपने पीछे खून और बुरी चीखें छोड़ गई।
हैरानी की बात है कि कुछ ही पल में रोहन सिंह उनकी पूरी लाइन से गुजर गया और पीछे सिर्फ खून और कीमे का निशान छोड़ गया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इस लड़ाई के बाद यह पहली बार था जब रोहन सिंह ने सच में कोई असली हमला किया था। जैसे ही उसने एक्शन लिया, उसने कई करप्ट चेलों को खत्म कर दिया। 400 आम भ्रष्ट चेले बचे थे, लेकिन वे सब उसके एक ही हमले में मारे गए थे। इसके अलावा रोहन सिंह का चेहरा अभी भी पूरी तरह शांत था। रोहन सिंह ने अपनी कृपाण से खून निकाला और उसे अपने कंधे पर रख लिया। उन्होंने सबसे मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों बहनों, आप लोग जल्दी कीजिए। रोहन सिंह को देखते ही उनका खून खौल उठा। अगर रोहन सिंह मौजूद होता तो उन्हें कभी किसी चीज का डर नहीं होता, यहाँ तक कि आसमान के गिरने का भी नहीं। माना सबके हमले और भी बेरहम हो गए। अभी सिर्फ 9 करप्ट कोर चेले बचे थे। वे निराशा में डूबे हुए थे। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। उनमें से 4 तुरंत मारे गए। बाकी 5 ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। उनमें से एक को एहसास हुआ कि बचना नामुमकिन है और एक दहाड़ के साथ उसका ऑरा फट गया। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। वह खुद को विस्फोट करने जा रहा है। भागो! बूम! हवा में खूनी धुंध छा गई थी, लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया वह यह थी कि जिस व्यक्ति ने खुद को उड़ाया था, उसके सामने एक और आकृति आ गई थी। वह व्यक्ति रोहन सिंह था। वह अब पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन उसने अब एक व्यक्ति का सिर पकड़ा हुआ था। है, भले ही आप आत्मविस्फोट करना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए अपना सिर पीछे छोड़ दें। रोहन सिंह ने उस आदमी के सिर के ऊपर से गेंद फेंकी। उसकी कीमत 2 लाख पॉइंट्स थी। बर्बादी रोहन सिंह के स्टाइल में बिल्कुल नहीं थी। सबके हैरान चेहरे देखकर रोहन सिंह हंस पड़े। उनकी मुस्कान ने उन्हें अपनापन दे दिया। क्योंकि हम जीत ही चुके हैं, तो आप जितना चाहें उतना खुश हो सकते हैं, हा हा हा। रोहन सिंह ने सबसे पहले हंसना शुरू किया। तभी बाकी लोग भी इतने शांत हुए कि उन्होंने जी भरकर खुशी मनाई और अपना सारा उत्साह बाहर निकाला। रोहन सिंह, तुम कब वापस आए? तन्वी शर्मा और उनके साथी रोहन सिंह के पास गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन सिंह इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। मैं लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले यहां आया था। मैंने जानबूझकर खुद को छिपाया था, यह देखने के लिए कि तुम सब इस प्रेशर को झेल पाओगे या नहीं। इस बार तुम सब सच में कमाल के थे। मैंने जानबूझकर वाइड से भी कहा था कि वह बाहर न जाए ताकि तुम लोगों को ज्यादा खतरा महसूस हो। तभी सबको एहसास हुआ कि वे वाइड को भूल गए थे। वे बस यही सोच रहे थे कि अपने दुश्मनों को कैसे मारा जाए। भाई लॉन्ग ने मुझे मदद न करने के लिए कहा था, इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। जैसे ही लड़ाई शुरू हो रही थी, वाइल्ड को रोहन सिंह से एक छिपा हुआ मैसेज मिला कि हमला न करें। और अगर उन्हें हमला करना ही था, तो उन्हें सिर्फ उन चींटियों को मारने की इजाजत थी, मुख्य चेलों को नहीं। गुयांग ने जोर से हंसते हुए कहा, हम सच में बेवकूफ हैं। जैसे ही हमने लड़ना शुरू किया, हम सब कुछ भूल गए, जिसमें वाइल्ड जैसा ताकतवर इंसान भी शामिल था। तन्वी शर्मा पूरी तरह से लाल हो गई थी। कमांडर इन चीफ होने के नाते वह उनके सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड के बारे में भूल गई थी। वह शर्म से लगभग मर ही गई थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है। वाइल्ड बहुत शांत है और कभी बात नहीं करता। वह आम तौर पर पूरे समय आराम करता रहता है। उसे भूलना आसान है। यह बात सच में बहुत शर्मनाक थी। उन्हें डर था कि रोहन सिंह उन्हें फिर से डांटेगा।
उनके लिए अपने लोगों को भूलना सच में मंजूर नहीं था। रोहन सिंह हंसे। असल में इस बार तुम्हें उसके बारे में भूलने से फायदा हुआ, क्योंकि तुम भूल गए थे कि वाइल्ड कितना ताकतवर तुरुप का इक्का है, इसलिए तुम पर और भी ज्यादा दबाव था। इससे तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बाहर निकालने का मौका मिला। तन्वी शर्मा अभी भी शर्मा रही थी। रोहन सिंह, क्या तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम सिर्फ यही कर रहे हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मुझे डांटो। रोहन सिंह ने सिर हिलाया। असल में मुझे आपकी बुराई करने का कोई हक नहीं है। मुझे उस लड़ाई में अपनी कई गलतियों का एहसास अभी हुआ है। इससे सब हैरान रह गए। रोहन सिंह ने आगे कहा, इस दुनिया में कोई भी तरीका या सिस्टम ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सही हो। इसमें मेरा अपना तरीका भी शामिल है। शुरू में मैं सबको लीड करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता था। मुझे पता था कि हमारे दुश्मन कितने बेरहम हैं, और मैं अपनी काबिलियत बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहता था, ताकि मैं आपका गाइड बन सकूं। मेरे लिए आप सबको इस तरह गाइड करने की कोशिश करना गलत था। क्यों? रोहन सिंह ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हारा लक्ष्य बन गया हूं, बस एक टारगेट जिस पर तुम ध्यान दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सब बस मेरे साथ हो जाओगे। लेकिन अगर मैं गायब हो गया तो तुम्हारे पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे तुम सबको छोड़ना पड़ा। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से मुझसे जुड़ते, तुमने सीख लिया कि तुम अकेले खड़े हो सकते हो। आप सबने यह लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी। लड़ाई के दौरान आप सब अपनी सुरक्षा के बारे में भूल गए और सिर्फ अपने पीछे अपने साथियों के बारे में सोचते रहे। यही रक्षा करने की इच्छा शक्ति है। मौत का सामना करते हुए आप सभी ने अपने अंदर के डर को त्याग दिया और रक्षा करना चुना, और इसलिए आप सभी को अपने अपने रिवॉर्ड मिल गए हैं। बधाई हो। रोहन सिंह ने उत्साह से सबको देखा। रोहन सिंह के चेहरे पर ऐसा भाव बहुत कम देखने को मिलता था, जो हमेशा पूरी तरह शांत दिखते थे। बधाई हो। हम उलझन में वे सब एक दूसरे को उत्सुकता से देखने लगे। रोहन सिंह किसी खास बात के बारे में बात कर रहा था। जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों के चेहरे देखे तो वे चौंककर चिल्ला उठे। उनकी आंखों में यकीन नहीं हुआ। आपके माथे पर आपके पूर्वजों का निशान प्रकट हुआ है। आप भी। और आप। आखिरकार सभी मुख्य शिष्यों को बदलाव का एहसास हुआ। किसी समय उनके माथे पर एक हल्का निशान दिखाई दिया। यह इस बात का संकेत था कि उनके पूर्वजों का खून फिर से जिंदा हो गया था। वे सब खुशी से पागल हो गए। कुछ खास शिष्य तो खुशी से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। उनके लिए अपने पूर्वजों के निशान को जगाना इतना जरूरी था। तन्वी शर्मा और उनके मन में उन पर हंसने का कोई ख्याल नहीं आया। असल में उनकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता था कि उनके पुरखों के निशान को जगाना कितना जरूरी था। रोहन सिंह इमोशनल हुए बिना नहीं रह सके। शायद इसलिए कि उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस माहौल में इमोशनल होना बहुत आसान था। इमोशंस कमाल की चीजें थीं। अगर कोई आपकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो तो भले ही आप मतलबी हों, आप फिर भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे। फिर भले ही आप डरपोक हों, आप बदले में उनकी रक्षा के लिए अपनी मौत का डर भूल जाएंगे। भावनाएं भी बहुत छोटी छोटी चीजें थीं। इस लड़ाई के दौरान हर कोई हताश हो गया था। पक्की वफादारी के उस माहौल में किसी इंसान के लिए खुद को भूलना और भी आसान हो गया था,
जिससे वह अपनी सबसे पुरानी ताकत को जगा पाता था। चाहे किस्मत हो या न हो, कम से कम इससे पता चलता है कि उन सब में एक दूसरे को बचाने की इच्छा थी। उस मुश्किल लड़ाई के दौरान भी कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब जब वे इस मुश्किल में से निकल गए थे, तो उन्हें एक बड़ा इनाम मिला। सभी मुख्य शिष्यों ने अपने पूर्वजों के निशान जगा दिए थे। रोहन सिंह भी अपने उत्साह को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर कोई एक व्यक्ति या शायद कुछ लोग जिन्होंने अपने पूर्वजों के निशानों को नहीं जगाया होता, तो यह उनके सैनिकों के लिए एक जानलेवा खतरा बन जाता। बिना रक्षा करने की इच्छा के किसी व्यक्ति के लिए अपने पूर्वजों के निशान को जगाना बहुत मुश्किल था। सफल होने की संभावना लगभग 0 थी। लेकिन जिन लोगों में रक्षा करने की इच्छा थी, वे भी शायद 100% सफल न हों। फिर भी नाकामी की काफी संभावना थी। अगर कुछ लोग ऐसे होते जिन्होंने अपने पुरखों के निशान नहीं जगाए होते, तो उनकी मानसिक हालत खराब हो जाती। फिर दूसरे लोग मान लेते कि वे मतलबी हैं और उन्हें अपने ग्रुप से अलग कर देते। और फिर जिन शिष्यों ने अपने पूर्वजों के निशान नहीं जगाए थे, वे खुद को कमतर महसूस करेंगे, जिससे और ज्यादा नेगेटिव भावनाएं पैदा होंगी। उस समय उनके लिए अपने पूर्वजों के निशान को जगाना लगभग नामुमकिन होगा। इसीलिए रोहन सिंह इतने भावुक हो गए थे। 9 लोगों ने एक साथ अपने पूर्वजों के निशान जगाए थे। यह सच में एक चमत्कार था। अचानक वे सभी मुख्य शिष्य रोहन सिंह के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और आदरपूर्वक कसम खाई, वरिष्ठ भाई रोहन सिंह, हमारी जान आपकी है। रोहन सिंह ने उन्हें अपने पूर्वजों के निशान जगाने में मदद की थी। उनके लिए यह बात उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन रोहन सिंह डर गया और उसने जल्दी से उन्हें ऊपर उठा लिया। तुम अपने पुरखों के निशानों को जगा पाए, यह तुम्हारी वजह से था। यही मतलब है कि तुम जो रिस्क लेने को तैयार हो, उसे पाना। तुम दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, और स्वर्ग तुम्हें वह देगा जो दूसरे नहीं पा सकते। इसलिए अगर तुम किसी को धन्यवाद देना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को धन्यवाद देना चाहिए, या शायद अपने बगल के भाइयों को। रोहन सिंह की बातों ने उन सभी को बहुत प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि तथाकथित रक्षा करने की इच्छा उतनी आसान नहीं थी जितनी सुनने में लगती है। शायद यह कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में समझाना नामुमकिन था। और हाँ, तुमने जो अभी कहा वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। शायद अगर तुम अपनी जिंदगी के बदले मुझे पैसे दोगे तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। हाँ हाँ है। रोहन सिंह को अचानक कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि तन्वी शर्मा ने उसे जोर से चुटकी काटी है। मज रखना बंद करो। लो, तुम फिर से कमांडर हो। अपने छोटे मोटे मजाक करना बंद करो। तन्वी शर्मा ने ट्रांसमिशन टाइल रोहन सिंह को वापस दे दी। क्या तुम पहले से ही कमांडर बनने में अच्छे नहीं हो? रोहन सिंह सच में यह सुनना नहीं चाहता था। वह बाहर जाकर मारना पसंद करेगा। कोशिश भी मत करना। संप्रदाय के नेता ने ही तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी दी थी। तुमने स्वार्थी होकर जो छोड़ा, वह पहले से ही नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर हम असली सेना में होते, तो तुम्हारा सिर पहले ही काट दिया गया होता। मेरा सिर कलम करने का क्या मतलब है? रुको, क्या मैं पॉइंट्स के बदले अपना सिर ले सकता हूं? रोहन सिंह को ट्रांसमिशन टाइल मिली और उसमें नई जानकारी देखने लगा। हाल ही में कई खबरें आईं। इसमें कहा गया कि करप्ट पाथ की मुख्य ताकतें अब से 3 दिन बाद आएंगी। लेकिन उनके आने से पहले एक के बाद एक कई भ्रष्ट शक्तियां सामने आ रही थीं।
रोहन सिंह को यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ उनकी टीम ही नहीं जीती थी। राइटियस पाथ के कुछ छोटे ग्रुप के चेले पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुके थे। इस बार यह धर्मी और करप्ट लोगों की लड़ाई पिछले सालों के मुकाबले बहुत बड़ी और बड़ी थी। सैकड़ों ताकतें इकट्ठा हुई थीं। इतिहास में इस हद तक की लड़ाई बहुत कम होती थी। इसके अलावा इस बार यह बिल्कुल साफ था कि धर्मी रास्ते वालों की ताकत उनके विरोधियों से कमजोर थी। सभी धर्मी शिष्य उनके जितने मजबूत नहीं थे। अब से 3 दिन बाद करप्ट पाथ की मैन आर्मी यहां से 400 मील दूर 9 सेरेन माउंटेन वैली में पहुंचेगी। वही निर्णायक लड़ाई की जगह है। लेकिन हम अभी वहां नहीं जा सकते। हमें इस जगह की रखवाली करते रहना होगा। हमें क्या करना चाहिए? जब 3 दिन बाद करप्ट पाथ की मैन आर्मी आएगी तो उन सबको वहीं इकट्ठा होना होगा। तन्वी शर्मा को इतनी बड़ी लड़ाई के बारे में सोचकर बहुत प्रेशर महसूस हुआ। हालांकि ट्रांसमिशन टाइल में यह नहीं बताया गया था कि कितने करप्ट चेले आएंगे, लेकिन पिछली झड़पों के अनुसार शायद इस बार करप्ट चेलों की संख्या पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को कवर कर सकती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा तब सिर्फ हमारी जुआंटियन मॉनेस्ट्री ही नहीं लड़ेगी। अलग अलग सेक्ट्स के दूसरे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ लड़ेंगे। इन अगले 2 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? मैं सबको एक असली बेजोड़ लड़ाई की तरकीब सिखाऊंगा। अध्याय 249 बेशर्म। अनुवादक विक्की का उपन्यास। लोग यह सुनकर चौंक गए। बताओ, लड़ाई का मकसद क्या है? एक खास शिष्य ने जवाब दिया, हमारी इच्छा और हौसले को मजबूत करने के लिए, जिससे हम और मजबूत बन सकें। आपने जो कहा वह एक जरूरी बात है, लेकिन यह मकसद नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं, लड़ाई का आखिरी मकसद अपने दुश्मनों को खत्म करना है। अपने दुश्मनों को मारने के लिए जरूरी नहीं कि आप मार्शल ताकत पर ही निर्भर हों। इसके लिए एक तरह के स्किल की जरूरत होती है। और इस तरह के स्किल का सबसे बड़ा लेवल है बेशर्म होना। बेशर्म? कोई नहीं समझा कि उसका क्या मतलब था। मैंने आप सबको बहुत पहले ही बता दिया था कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास लड़ने की मजबूत काबिलियत है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास मारने की भी जबरदस्त काबिलियत होगी। करप्ट चेले इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप सबने देखा है कि उनके कल्टीवेशन बेस आपके जैसे ही हैं। लेकिन वे बहुत खतरनाक थे और उनका हर हमला उनके विरोधियों की जान लेने के लिए होता था। इससे उनके विरोधी डर जाते थे, जिससे वे ठीक से विरोध नहीं कर पाते थे। इसीलिए शुरू में मैं चाहता था कि आप सब अपने दिलों से उस डर पर काबू पाएं। अब तुम सबने यह कर दिखाया है। मौत की लड़ाई में भी तुम घबराओगे नहीं। और इसलिए इस तरह की टेम्परिंग अब काम की नहीं है। और ज्यादा टेम्परिंग तुम्हें और थका देगी। तो अब मैं सबको एक नई तरह की लड़ाई सिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की टैक्टिक बहुत आसान है और इससे सबको बहुत मजा भी आएगा। 2 घंटे बाद भ्रष्ट शिष्यों की एक भीड़ एक घाटी में पहुंची जहां मठ के शिष्य पहरा दे रहे थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि जुआंटियन मठ के कितने शिष्य वहां मौजूद थे, तो वे रुक गए। उनके पास सिर्फ 400 भ्रष्ट शिष्य मौजूद थे। हालांकि भ्रष्ट शिष्य बुरे थे, लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे। वे जाहिर है अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने सुना था कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले सभी लोग डरपोक हैं और मौत से डरते हैं, लेकिन अब जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी तो वे बिना सोचे समझे हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि इन धर्मी शिष्यों ने उन्हें अनदेखा कर दिया।
आगे खड़े 1 दर्जन शिष्यों के अलावा बाकी सभी बैठे हुए साधना कर रहे थे। उनमें से कुछ पहले ही ध्यान की अवस्था में जा चुके थे। वहां एक बड़ा आदमी भी था जो असल में जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था। क्या नेक रास्ते के चेले सब बेवकूफ हैं? क्या वे लड़ने आए हैं या मजाक करने? ऐसे समय में वे कैसे सो सकते हैं? इस अजीब व्यवहार में जरूर कुछ गड़बड़ है। धोखा मत खाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो चलो और लोगों का इंतजार करते हैं। वे बेवकूफ नहीं थे। जुआंटियन मठ के शिष्यों के लिए ऐसा करने के पीछे जरूर कोई जाल होगा। इसलिए उन्होंने आगे कुछ करने से पहले उन्हें थोड़ा देखने का प्लान बनाया। दोनों तरफ से एक घाटी के दूसरी तरफ से एक दूसरे को देख रहे थे। वे एक दूसरे से करीब 20 मील दूर थे। यह देखकर कि वे आने से मना कर रहे हैं, तन्वी शर्मा ने धीरे से कहा, लगता है वे और सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? रोहन सिंह आराम से गद्दे पर लेटा हुआ था। एक छोटा सा छत्र उसके चेहरे को ढक रहा था। गद्दे के ऊपर कुछ क्वीन बी हनी भी था। उसने आलस से एक घूंट लिया, अपनी आंखें भी नहीं खोली। उन्हें जितना इंतजार करना है करने दो। वैसे भी अब जब मीट बर्तन में आ गया है तो वे भाग नहीं सकते। गुयांग ने उन भ्रष्ट चेलों को घूरा और पूछा, मैं अपने कुछ भाइयों को बुलाकर उन्हें मार डालूं तो कैसा रहेगा? मैं गारंटी देता हूं कि वे सब 1 घंटे से भी कम समय में मर जाएंगे। गुयांग और दूसरे लड़ाकू सदस्यों के हाथ खुजली कर रहे थे जब वे उन भ्रष्ट चेलों को देख रहे थे। वे जाकर उन सबको मार डालना चाहते थे। बिल्कुल गैर जरूरी। अब जब हर कोई जिंदगी और मौत की असली लड़ाई से गुजर चुका है, तो आपके औरास बहुत कम हो गए हैं। अब अपने कल्टीवेशन बेस को मजबूत करने और आगे बढ़ने की कोशिश करने का यह सही समय है। अब जब हर कोई मौत के सामने भी शांत रह सकता है, तो उन चींटियों को मारकर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप सभी को अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के माहौल में आगे बढ़ने की कोशिश करना एक अलग तरह का ट्रायल है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका मन नहीं भरेगा। असली लड़ाई बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। उन पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सब अपनी खेती के बेस को मजबूत करने पर ध्यान दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यह जगह मेरे लिए छोड़ दो। सबने मन ही मन आह भरी। रोहन सिंह के पीछे पीछे ऐसा लगा कि वे अपनी जिंदगी भर की हैरानी भरी बातें पहले ही कर चुके थे। रोहन सिंह के मन में तरह तरह के अजीब अजीब आइडिया आते रहते थे। वे पहले से ही उसकी अजीब हरकतों के सामने शांत रह पाते थे। वे सभी रोहन सिंह पर पूरा भरोसा करते थे और इसलिए उन्होंने साधना शुरू कर दी। क्वीन बी क्रिस्टल की मदद से वे आसानी से ध्यान की अवस्था में जा पाए। आमतौर पर लड़ाई के मैदान के बीच में ध्यान की हालत में जाना खुद को मौत के घाट उतारने जैसा ही होता था। एक बार जब आप ध्यान की हालत में आ जाते तो आपको पता भी नहीं चलता कि कोई दुश्मन मारने का इरादा दिखाते हुए आपके पास आ गया है। ऐसी जगह पर मेडिटेशन में जाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें रोहन सिंह पर पूरा भरोसा था। क्योंकि रोहन सिंह ने कहा था कि वह इसका ध्यान रखेगा, इसलिए वह उन्हें जरूर सुरक्षित रखेगा। बस ऐसे ही दोनों पार्टियां एक दूसरे को घूरती रहीं। जुआंटियन मठ की तरफ सिर्फ 1 दर्जन शिष्य ही घेरे की रखवाली कर रहे थे। बाकी सब साधना कर रहे थे। 4 घंटे बाद 2 और ताकतें करप्ट साइड में शामिल हो गईं। इलाके की वजह से यह घाटी 1000 मील के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता था।
लेकिन वे दोनों नई ताकतें छोटी ताकतें थीं। तीनों पार्टियों को मिलाने पर भी उनके पास 1000 से भी कम लोग थे। एक आंख वाला भ्रष्टकोर शिष्य जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था, उसने पूछा, हम अब भी किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इन नेक बेवकूफों को मार डालते हैं। वे असल में हमारे सामने नकली खेती कर रहे हैं। यह बर्दाश्त के बाहर है। इतने करीब होने के बावजूद उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे उन्हें इग्नोर कर रहे हों। यह पक्का उनकी बेइज्जती थी। और जिस इंसान ने उनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती की, वह रोहन सिंह था। गद्दे पर लेटा हुआ था, एक पैर दूसरे पर रखे हुए, और धूप अपने ऊपर आने दे रहा था। कभी कभी वह अपने कप से पानी पी लेता था। इस तरह का आराम और सहज व्यवहार उन्हें ऐसा महसूस कराता था जैसे वह उनके चेहरे पर लगातार थप्पड़ मार रहा हो। वे अपने सीनियर्स से पहले से ही जानते थे कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग कायर चूहे होते हैं। उन्हें मारना घासफूस उखाड़ने जितना आसान था। तो हालांकि उनकी संख्या अभी भी आधी से भी कम थी, फिर भी वह एक आंख वाला आदमी खुद को रोक नहीं पाया। उनके इनाम का सिस्टम वैसा ही था जैसा अपने दुश्मनों को मारने के लिए सही रास्ते पर था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि भ्रष्ट चेलों की टेक्निक के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता था। और इसलिए उन सभी को लड़ाई की प्यास लगी। उन्होंने हमेशा नेक रास्ते पर चलने वालों को सिर्फ शिकार समझा। यह साफ तौर पर एक जाल है। क्या तुम्हारी बाकी आंख भी अंधी है? पहले ग्रुप में आए उस खास शिष्य ने ठंडी आवाज में कहा। यहाँ इकट्ठा हुई 3 करप्ट ताकतों में से वह सबसे ज्यादा लोगों को लीड कर रहा था, इसलिए उसे डांटने में उसे कोई शक नहीं था। एक आंख वाले आदमी का एक्सप्रेशन बदल गया और उसकी एक आंख से तेज रोशनी निकलने लगी। क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, मैं हूँ। तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? उस आदमी को बिल्कुल परवाह नहीं थी। भ्रष्ट शिष्य कभी एक साथ नहीं रहे थे। शिष्यों के लिए अपने ही पंथ के शिष्यों का कत्लेआम करना आम बात थी। वे अब सिर्फ अपने फायदे के लिए इकट्ठा हुए थे। किसी को भी दूसरे की परवाह नहीं थी और इसलिए उनकी सारी बातें बारूद से भरी हुई थीं। हरामी, एक आंख वाले आदमी ने अचानक तलवार निकाली और जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास गया, उसकी जान लेने की नीयत बढ़ गई। बूम! वे बस एक अंदरूनी लड़ाई में उतरने ही वाले थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। वे सब चौंक कर देखने लगे। अरे, क्या वे जानबूझकर रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने असल में कल्टीवेशन में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कुछ लोग मठ के शिष्यों पर गालियां बरसाने लगे। उन्होंने गुंडे तो देखे थे, लेकिन इतना जुल्मी गुंडा कभी नहीं देखा था। अगर यह बेइज्जती नहीं थी, तो बेइज्जती शब्द कभी रहा ही नहीं होगा। असल में इतनी बेशर्मी दिखाना कि जब विरोधी सेना आपके सामने खड़ी हो, तब साधना में सफलता हासिल करना। सभी भ्रष्ट शिष्य गुस्से से हरे हो गए। यह तो उनकी खुलेआम अनदेखी करना था। वे पहले सावधान थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जानबूझकर उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उन सबके चेहरे लाल हो गए। यह साफ तौर पर उनके चेहरे पर तमाचा था। वे साफ तौर पर उन्हें नीची नजर से देख रहे थे। मार डालो उन सबको, चूर चूर कर दो। भ्रष्ट शिष्य गुस्से से दहाड़े, उनकी आंखें लाल थीं। वे तेजी से जुआंटियन मठ के शिष्यों पर टूट पड़े। रोहन सिंह की तरफ एक शिष्य ने अभी-अभी साधना में सफलता हासिल की थी और टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे हेवन स्टेज में आगे बढ़ गया था। यहाँ तक कि जुआंटियन मठ के बाहरी शिष्य भी 10,000 जानवरों के सार रक्त की वजह से ज्यादातर बिना किसी गलती के तरक्की के लेवल तक पहुंच गए थे।
एक बेहतरीन तरक्की ने उनकी खेती का बेस बहुत मजबूत बना दिया। इतनी मजबूत नींव होने की वजह से आगे बढ़ने का हर कदम और भी मुश्किल हो गया। हालांकि उनकी लड़ने की क्षमता आम पंथों के टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन शिष्यों से 10 गुना ज्यादा होगी। अब जब वे पहले ही जिंदगी और मौत की लड़ाई का सामना कर चुके थे और बच गए थे, तो उनके दांवदिल और भी मजबूत हो गए थे और उनकी रुकावटें भी बहुत ढीली हो गई थीं। इससे उनकी आगे की तरक्की भी आसान हो जाएगी। और इसी फायदे की वजह से मठ लड़ाई शुरू करने की पहल करने का प्लान बना रहा था। यह रेत के ढेर को साफ करने के लिए लहरों का इस्तेमाल करने का प्रोसेस था। रेत धीरे धीरे बह जाती थी और जो बचता था वे उसमें मिले हुए सुनहरे कण होते थे। अब रोहन सिंह के इंतजाम में वे सब सच में सोना बन गए थे। एक आदमी के आगे बढ़ने के बाद और भी लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उनमें से कई दूसरे हेवन स्टेज की ओर बढ़ने लगे, लगातार धमाके होने लगे। उन भ्रष्ट शिष्यों को और भी यकीन हो गया कि जुआंटियन मठ के शिष्य उन्हें पूरी तरह से नीची नजर से देख रहे थे। ये कमीने सच में मरने के लायक हैं। मैं खुद इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भ्रष्ट चेले पागलों की तरह आगे बढ़े। सबकी रखवाली कर रहे दर्जन भर चेले घबरा गए और उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। रोहन सिंह धीरे से खड़ा हुआ, अपनी पीठ को तानते हुए। अपने कप में शहद खत्म किया और वाइड की तरफ देखा। ठीक है, मैं तो बस नकली नींद में सो रहा था, लेकिन तुम तो असल में सो रहे हो। जमीन पर थूक के पूल को देखकर साफ था कि वाइल्ड सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वह उन गार्ड्स के सामने गया। जब उन्होंने रोहन सिंह को आते देखा तो उनके नर्वस चेहरे तुरंत गायब हो गए। इतना घबराओ मत, बस इसे एक नाटक देखने जैसा समझो। रोहन सिंह बेपरवाही से उन गुस्से में भरे भ्रष्ट चेलों को हमला करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। असल में वे एक दूसरे से सिर्फ 20 मील दूर थे। अपनी स्पीड से करप्ट चेले पहले ही सिर्फ 1 मील दूर थे। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े जानवर का खुला मुंह उन्हें खा रहा हो। आह! हवा में दयनीय चीखें गूंज उठीं। अध्याय 250 जिंदा दफनाया गया। यह एक जाल है। सब लोग पीछे हटो। भ्रष्टखोर चेलों में से एक चौंक कर चिल्लाया, पीछे हटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके नीचे की जमीन धंस गई और जमीन से अनगिनत तीर निकलने लगे। जब भी किसी को इनमें से कोई तीर लगता तो उसका शरीर तुरंत फट जाता। वे तीर रवि कुमार के ओरिजिनल आविष्कार थे। उन्होंने धमाके करने के लिए यिन और यांग सल्फर पत्थरों का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये नए तीर पुराने धमाकेदार तीरों जैसे नहीं थे। रोहन सिंह ने उन तीरों में कुछ एक्स्ट्रा मसालेदार चीज मिलाई थी। वह मसाला सिल्वर सेंटीपीड का जहर था जो उसे अपने देश निकाले के दौरान मिला था। सिल्वर सेंटीपीड का जहर ऐसा था कि उससे मिड थर्ड रैंक का मैजिकल बीस्ट भी बच नहीं पाता। उस समय रोहन सिंह ने जहर को पाउडर बना दिया था। फिर उसने उसे मोम की छोटी गेंदों में बंद कर दिया था। जहर की थैलियां बहुत बड़ी थीं, इसलिए उसने हजारों मोम की छोटी गेंदें बना ली थीं। वह बाद में उस पाउडर का इस्तेमाल जहर की गोलियों को रिफाइन करने के लिए करने की सोच रहा था। लेकिन अब उनके पास एक बेहतर इस्तेमाल था। रोहन सिंह ने सभी के लिए कई जाल लगाने का इंतजाम कर दिया था। यह पहाड़ी घाटी बहुत संकरी थी, इसलिए रास्ता सिर्फ 40 मीटर चौड़ा था। इसलिए जाल बिछाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। रोहन सिंह को जाल बनाने का बहुत शौक था। इस तरह लोगों को ठगना बहुत मजेदार था। फिजिकल लड़ाई जीतना भी मजेदार था, लेकिन अक्ल की लड़ाई जीतना और भी मजेदार हो सकता है।
अगर आप उन्हें मार सकते हैं तो उन्हें पीट पीट कर मारने की जहमत मत उठाइए। यही वो नियम था जो रोहन सिंह ने सबको बताया था। उसने जमीन के नीचे सैकड़ों विस्फोटक तीर लगाने का इंतजाम किया था। वैसे भी रवि कुमार के पास हजारों तीर और अनगिनत यिन और यांग पत्थर थे। 15 मिनट में वह 100 से ज्यादा जबरदस्त तीर बना सकता था। रोहन सिंह ने अपनी दर्जनों जहरीली गेंदें निकाली और उन्हें कुछ विस्फोटक तीरों के सिरों पर रख दिया। जैसे ही उन विस्फोटक तीरों को ट्रिगर किया जाता, वे फट जाते और उस जहरीली गेंद को तोड़ देते। रवि कुमार के विस्फोटक तीरों में असल में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन एक बार जब उन जहरीले तीरों को जोड़ दिया गया तो उनकी ताकत बहुत डरावनी हो गई। जब वह जहर का गोला फटता तो जहर का पाउडर तुरंत 300 मीटर तक फैल जाता। अगर कोई बेवकूफ शिष्य सीधे उसे सांस के जरिए अंदर ले लेता तो उसे तुरंत चक्कर आ जाता, वह बेहोश हो जाता और फिर मर जाता। जहां तक होशियार लोगों की बात है, असल में उनकी हालत बेवकूफों से भी ज्यादा खराब थी। जो बेवकूफ चेले सीधे इसे अंदर ले लेते थे, वे कम से कम बिना किसी दर्द के आराम से मर जाते थे। लेकिन ज्यादा होशियार एलीट जहर का एहसास होते ही तुरंत सांस लेना बंद कर देते थे। बदकिस्मती से उन्होंने सिल्वर सेंटीपीड के जहर की टॉक्सिसिटी को कम आंका। वह जहरीला पाउडर उनकी स्किन को छूने पर एसिड की तरह काम करता था। उनकी स्किन खराब होने लगती थी और उसमें बहुत ज्यादा खुजली भी होती थी, जिससे लोग खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। सिर्फ स्किन पर खुजली होना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यह खुजली सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उनके अंदर, उनके दिल और यहां तक कि उनकी आत्मा में भी खुजली होने लगी। उस तरह की खुजली बिल्कुल भी नहीं रोकी जा सकती थी। बस कुछ खरोंचों से ही उन्होंने अपनी स्किन फाड़ ली, लेकिन फिर भी खुजली ठीक नहीं हुई। कुछ शिष्यों ने तो अपने शरीर के उन हिस्सों को काट भी दिया जिनमें खुजली हो रही थी। इसके अलावा रोहन सिंह ने सिर्फ एक जाल नहीं बिछाया था। दोनों पहाड़ियों पर दर्जनों पुआल के कवर हटा दिए गए, जिससे क्रॉसबो दिखे, जिनसे उन घबराए हुए करप्ट चेलों पर बेरहमी से तीर बरसाए जा रहे थे। भ्रष्ट रास्ते के कमीनों, देखो मैं, रवि कुमार, कितना कमाल का हूं। रवि कुमार का बड़ा क्रॉसबो सीधे उनकी तरफ था, जो पागलों की तरह गोलियां चला रहा था और पीछे हटने का कोई भी रास्ता काट रहा था। मांस और खून चारों तरफ बिखरा हुआ था और आसमान में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। एक हल्की जहरीली धुंध ने पहाड़ी घाटी को पूरी तरह से ढक लिया था। रोहन सिंह ने बहुत पहले ही मठ के सभी शिष्यों को खास गोलियां दे दी थीं, जिससे वे सिल्वर सेंटीपीड के जहरीले धुंध को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते थे। लेकिन उन भ्रष्ट चेलों के लिए असली चेले भी इसे रोक नहीं पाए। उन्होंने एंटीटॉक्सिन की गोलियां भी खाईं, लेकिन वे यह देखकर डर गए कि उनकी एंटीटॉक्सिन गोलियां जहर को दबा नहीं पाईं। वे सब वापस भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मठ के और शिष्य उनके पीछे आ गए और उन पर विस्फोटक तीर बरसाने लगे। उनमें से सबसे डरावना रवि कुमार होगा। उसने अपने क्रॉसबो से तेजी से सैकड़ों जबरदस्त तीर छोड़े। जब क्रॉसबो का एमो खत्म हो गया तो उसने सीधे एक नया, पूरी तरह से लोडेड क्रॉसबो निकाल लिया। रवि कुमार बहुत ज्यादा उत्साहित थे। अपनी पूरी जिंदगी में वे आज जितने उत्साहित थे, उतने पहले कभी नहीं थे। उसने कीमत की परवाह किए बिना विस्फोटक तीर छोड़े। उसके तीरों की बारिश ने पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह से काट दिया। पीछे का हिस्सा कट गया है, आगे बढ़ो। किसी को नहीं पता था कि यह चिल्लाया किसने था, लेकिन यह देखकर कि उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वे एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन हर जगह जहरीली धुंध होने की वजह से वे अपने आसपास कुछ नहीं देख पा रहे थे।
बस 30 मीटर आगे बढ़ने के बाद उनके नीचे की जमीन धंस गई। बुरी चीखें गूंजीं, लेकिन वे चीखें बहुत धीमी थीं क्योंकि वे 100 मीटर नीचे से आ रही थीं। वह बड़ा गड्ढा 150 मीटर से भी ज्यादा गहरा था। इतनी गहराई में गिरकर इन किसानों की जान नहीं जा सकती थी। लेकिन रोहन सिंह उन्हें गिरने से मरवाना नहीं चाहता था। उसे बस उन्हें कुछ मिनटों के लिए फंसाना था। पूरे युद्ध के मैदान में दर्द भरी चीखें और विलाप गूंज रहे थे। उनमें से कोई भी स्थिति को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन उनके पीछे से आ रहे विस्फोटक तीरों की आवाज ने आगे से आ रही चीखों को दबा दिया और भ्रष्ट शिष्य हमला करते रहे। और नतीजा यह हुआ कि जब वे पूरी ताकत से आगे बढ़े तो वे सब एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जो लोग पहले अंदर गिरे थे वे गिरने से नहीं मरे थे, इसलिए उनके पीछे वाले लोग उनसे जोर से टकरा गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हवा में धुंध और धूल भरी होने की वजह से उनके पीछे के शिष्य अपने आसपास कुछ नहीं देख पा रहे थे। और जितना ज्यादा वे रोते और चिल्लाते उतनी ही आसानी से वे जहर से इन्फेक्टेड हो जाते, जिससे वे और भी जल्दी मर जाते। रोहन सिंह जहरीले धुंध के बाहर से बस हल्के से देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था, जैसे वह बस कोई शो देख रहा हो। उनके बगल में मठ के शिष्यों की बात करें तो वे सभी हैरान थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया की लड़ाई की तरकीबें एक्सपर्ट्स की लड़ाई में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। रोहन सिंह की पीठ देखकर वे श्रद्धा से भर गए। यह भगवान जैसा आदमी था जो उनके लिए चमत्कार पर चमत्कार कर सकता था। 15 मिनट बाद बुरी चीखें आखिरकार शांत हो गईं। लेकिन पहाड़ी घाटी के अंदर धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। रवि कुमार, तुम बेकार बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? दुश्मन सब मर चुके हैं तो तुम अभी भी क्या चला रहे हो? क्या तुम्हें खाली गोलियां चलाने की लत लग गई है? रवि कुमार अब जाकर अपने एक्साइटमेंट से उबरे। अभी के लिए वहां मत जाओ। जहरीली धुंध के छंटने के लिए 1 घंटे इंतजार करो। अभी के लिए अपना ध्यान रखो और उन छोटी मछलियों का ध्यान रखो जो भाग निकली हैं। लेकिन 1 घंटा बीत जाने और जहरीली धुंध छंट जाने के बाद भी वे तथाकथित बची हुई मछलियां कभी दिखाई नहीं दीं। जमीन पर सिर्फ मछलियां ही मरी हुई थीं। एक भी जिंदा नहीं थी। वे ताकतवर कोर शिष्य भी भाग नहीं पाए थे। ऐसा लगता था कि रोहन सिंह ने करप्ट पाथ की कीमिया कला को ज्यादा समझ लिया था। सभी कीमियागर हाई ग्रेड 3rd टियर एंटीटॉक्सिन पिल्स को रिफाइन करने में काबिल नहीं थे। अगर यह हाई ग्रेड 3rd टियर लेवल तक नहीं पहुंचा होता तो एंटीटॉक्सिन गोली सिल्वर सेंटीपीड के जहर को दबा नहीं पाती। र को रोकने में पूरी तरह से नाकाम होती। लाशों की जमीन देखकर सबको अजीब सा लग रहा था। उन्होंने इतनी आसानी से करप्ट चेलों की फौज को मार डाला। जब वे लड़ाई में उनका सामना करने के लिए पूरी जान लगा देते थे, उन्हें हराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे, तो उसकी तुलना में यह बहुत आसान था। यह इतना आसान था कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। रोहन सिंह ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को युद्ध के मैदान में फैला दिया और उन्हें एक भी स्पिरिचुअल उतार चढ़ाव नहीं मिला। इसका मतलब था कि वे सभी सच में मर चुके थे। जंग के मैदान को साफ करो। मरे हुए होने का नाटक करने वाले लोगों से सावधान रहो। हालांकि वह जानता था कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, फिर भी उन्हें चौकन्ना रखना बेहतर था। आखिरकार सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं थी और उनके लिए चौकन्ना रहने की आदत बनाए रखना बेहतर होगा। बड़े भाई रोहन सिंह उनके सिर शिष्यों में से एक व्यक्ति का सिर ले जा रहा था।
वह सिर अब बिल्कुल काला हो गया था। रोहन सिंह मुस्कुराया, जब तक सिर सही सलामत हैं, सबको काट दो। रंग की चिंता मत करो। मठ को इसकी परवाह नहीं है। जहर की वजह से उन लोगों के सिर पहले ही बुरी तरह टेढ़े हो गए थे। अब उनके चेहरे मोहरे भी पहचानना मुमकिन नहीं था। जहां तक मठ उन लोगों के साधना के आधार में अंतर करने की बात है, यह मठ का मामला होगा। किसी भी मामले में मठ के पास निश्चित रूप से अपनी गुप्त तकनीकें होंगी। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि पहले उस बड़ी लड़ाई का अनुभव करने के बाद मठ के शिष्यों ने मौत के डर पर पहले ही जीत हासिल कर ली थी। वे और भी ज्यादा सख्त और बेरहम हो गए थे। मरे हुए लोगों से बिना किसी डर के वे उनके सिर काटने लगे, जैसे वे तरबूज काट रहे हों। 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने पूरी तरह से युद्ध का मैदान साफ कर दिया। ज्यादातर भ्रष्ट शिष्यों के पास स्पेशल रिंग्स थीं, जो सब ले ली गईं। जहां तक उनकी लाशों की बात है, उन्हें स्पेशल रिंग्स में रखकर कहीं और दफना दिया गया। स्पेशल रिंग्स सीधे मठ में भेजी जाती थीं। यह मठ के नियमों में से एक था। धर्म के रास्ते के शिष्यों को भ्रष्ट रास्ते की किसी भी टेक्निक की प्रैक्टिस करने या उसे पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। कोई भी नियम तोड़ने वाला बिना किसी छूट के सीधे मार दिया जाता था। जब रोहन सिंह ने यह सुना तो वह थोड़ा परेशान हो गया था। उसने सोचा था कि वह नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स में ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्हें डर था कि धर्मी शिष्य भ्रष्ट रास्ते की युद्ध कला और साधना तकनीकों की ताकत से बहक न जाएं। वे नहीं चाहते थे कि कोई शिष्य चुपके से उन्हें सीख ले। ऐसा इसलिए था क्योंकि करप्ट पाथ की ज्यादातर टेक्निक बहुत क्रूर और खतरनाक थीं। इसी वजह से वे इतने डरावने थे। रोहन सिंह ने ऋषि शर्मा से इस बारे में काफी कुछ सीखा था। उन टेक्निक को सिर्फ दूसरों को मारकर ही सीखा जा सकता था। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, रोहन सिंह ऐसी टेक्निक में ट्रेनिंग नहीं ले सकता था। लेकिन नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स बस एक बहुत गहरा फुटवर्क था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो करप्ट हो। रोहन सिंह को लगा आरएनजी इसे सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वह इसे दिखाएगा नहीं, तब तक कौन जानेगा। बदकिस्मती से नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स बहुत पावरफुल थे और वह अभी भी इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के बाद तक इंतजार करना होगा। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद उन्होंने पुराने ट्रैप को ठीक कर दिया। रवि कुमार भी ज्यादा विस्फोटक तीर बनाने में बिजी हो गए। उस छोटे से लड़के ने ताकत का स्वाद चख लिया था। वह पहाड़ पर लगे एक जाल में छिप गया और पागलों की तरह काम करने लगा। रोहन सिंह ने सब कुछ चेक किया। उसने देखा कि पहले से ही 17 लोग थे जिन्होंने कल्टीवेशन बेस ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया था। उसने उन लोगों को उन लोगों के साथ रोटेट किया जो पहले गार्डिंग कर रहे थे। इस तरह हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह के टेंशन वाले माहौल में अगर वे आगे नहीं बढ़ पाते तो भी उनकी नींद जरूर ज्यादा मजबूत हो जाती। इसके कई फायदे थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं था। जब उन्होंने सब कुछ फिर से सेट कर लिया तो उन्हें सिर्फ 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। तभी भ्रष्ट शिष्यों का एक और ग्रुप आ गया। हे और पैसे आ गए हैं। रोहन सिंह मुस्कुराया। पॉइंट्स आ रहे थे। इस तरह वह एलियोथ स्टार के लिए सभी दवाइयां इकट्ठा कर पाएगा।